हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर सैम्पल पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि निमी के द्वारा जारी किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, निमी हर साल अपने 3 सेट पेपर को जारी करता है एंड मैं उन तीनों सेट पेपर पे 1 बाय 1 वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेट पेपर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पर मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट पेपर 2 को, जिसमें आपको ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन मिलेंगे, WCS के 6 क्वेश्चन मिलेंगे, ED के 6 क्वेश्चन मिलेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न रहने वाला है जैसा आपका CBT एग्जाम आता है ना। सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न रहेगा। और निमी के जो ये सेट पेपर होते हैं ना, वो निमी इन्हीं में से क्वेश्चन को पूछता है। यानी जो 3 सेट पेपर है ना, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहता है ना, तो वो इन 3 सेट पेपर को देख लेगा तो आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं PDF में से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। DC जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी हमारे पास DC जनरेटर है, हम उसके इंसुलेशन रेजिस्टेंस को बेटर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना। तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे वो हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता रखा है कि हम जो है जो मशीन होती है उसमें गर्म हवा डाल करके इंसुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, गर्म मशीन में गर्म हवा डालकर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। स्व उत्तेजित DC जनरेटर यानी सेल्फ एक्साइटेड, है ना, सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है। यानी जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं DC जनरेटर, उसमें अपशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है, ये आपको बताना है। वोल्टेज निर्माण में, या फिर फील्ड करंट में, या फिर आर्मेचर करंट कम करने में, या फिर निरंतर वोल्टेज बनाए रखने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर होते हैं उनमें हम जो है वोल्टेज निर्माण में ही जो है इसके अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, DC मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु होते हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका मैंने आपको आंसर बता रखा है, क्या होता है, ब्रश और कम्यूटेटर। क्या होता है, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, है ना। यही 2 पॉइंट होते हैं, यही 2 बिंदु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC जनरेटर के वोल्टेज निर्माण में विफल होने का क्या कारण है। यानी हमारे पास DC जनरेटर है, वो क्या है, वो वोल्टेज नहीं बना पा रहा है ना, वोल्टेज बनाने में फेल हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है। क्षेत्र प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से नीचे है, या फिर आर्मेचर प्रतिरोध कम है, या फिर क्षेत्र प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, या फिर प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो हमारा क्षेत्र प्रतिरोध होता है ना, क्षेत्र प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध से क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तभी ये कंडीशन होती है, वोल्टेज नहीं बना पाता है DC जनरेटर। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नीचे होना ये गलत हो जाएगा, है ना, ऊपर होता है, क्रांतिक प्रतिरोध से हमेशा ऊपर होगा, तभी जो है वोल्टेज नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। यानी कि हमारे पास एक DC जनरेटर है और उसका जो है क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है, तो भाई ऑब्वियसली उसे हम क्या कहेंगे, शंट जनरेटर कहेंगे, है ना, उसे हम शंट जनरेटर कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि लोड बढ़ता है तो DC शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप जनरेटर पे लोड बढ़ाएंगे तो वो वोल्टेज कम कर देगा, है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है वहाँ पर। तो ऐसा किसके कारण होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण। किसके कारण, ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा ऑप्शन राइट आंसर है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, है ना, आर्मेचर रिएक्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का DC जनरेटर काम करता है। यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के अब्सेंस में, है ना, कौन सा DC जनरेटर काम करता है, ये आपको बताना है। तो भाई देखिए, शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर और यौगिक जनरेटर ये नहीं होता है, वो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। मैंने आपको बता रखा है, इसमें हमें अलग से DC देनी पड़ती है ना, जो कि सेल्फ एक्साइटेड बनाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जनरेटर का नाम आपको बताना है क्या है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है और ये शंट में जुड़ी है। तो क्या हो जाएगा,
शंट जनरेटर हो जाएगा, डीसी शंट जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है जनरेटर का नाम क्या है। अब यहाँ पर आपको बताना है इस जनरेटर का नाम क्या है। तो देखिए ये डीसी शंट जनरेटर तो है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें क्या होता है, आर्मेचर के पैरेलल में जो है लगी होती है फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पर तो दो वाइंडिंग है ना, तो ये सीरीज और शंट तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ये कंपाउंड है ना। अब ये कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड है, शॉर्ट शंट है या लॉन्ग शंट है, ये हमें बताना है ना, ये हमें बताना है। तो देखिए जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है ना, उसे आपको ध्यान में देना होता है। ये सीरीज वाइंडिंग हो गई और ये शंट वाइंडिंग हो। तो शंट वाइंडिंग देखना होता है कि किस किस को कवर कर रही है। यहाँ पर देखिए शंट वाइंडिंग के एक टर्मिनल ने यहाँ पर आर्मेचर को कवर किया और ये दूसरे टर्मिनल ने यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग को भी कवर कर लिया। तो अगर वो दोनों चीज़ों को कवर कर रही है ना, तो वो हमारी हो जाती है लॉन्ग शंट। कौन सी हो जाती है, लॉन्ग शंट। अगर वो सिर्फ आर्मेचर को कवर करती, जैसे मान लीजिए ये टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट होता और ये इसे कवर नहीं करती, तो वो हमारी हो जाती शॉर्ट शंट। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। तो अभी हमारे जो है लॉन्ग शंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वीटी टर्मिनल वोल्टेज, यानी वीटी का मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज, ईजी यानी उत्पन्न ईएमएफ, है ना, उत्पन्न ईएमएफ, तो डीसी जनरेटर के शंट फील्ड यानी आरएसएच का सूत्र क्या है। तो भाई जाहिर सी बात है, आपने V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, है ना, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर I का मान आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन आर, है ना, V अपॉन आर। तो यहाँ पर आप देखेंगे V अपॉन आर कहाँ पर है ना। तो देखिए V अपॉन आर सिर्फ इसी में है। यहाँ पर आप देखेंगे E अपॉन आर है जो कि गलत हो जाएगा, V इंटू आर है जो कि गलत हो जाएगा, E इंटू आर है जो कि गलत हो रहा है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू, देखिए ओम का नियम से मैंने यहाँ बता दिया, ये ट्रिक होती है। बाकी अगर आप डायरेक्ट याद कर पाए हैं तो और अच्छी बात है, वरना आप इस नियम से याद कर सकते हैं। तो देखिए I बराबर होता है V अपॉन आर के, है ना। यहाँ पर T लगाए, यहाँ पर SH लगाए और यहाँ पर SH लगा दीजिए, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है डीसी जनरेटर की दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है। डीसी जनरेटर की दक्षता का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि आउटपुट बटे आउटपुट और लॉसेस, ये हमारा राइट आंसर होता है। आउटपुट ऊपर आएगा, अपॉन में आउटपुट आएगा, प्लस लॉसेस आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये डीसी जनरेटर की दक्षता का फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस हानि को ताम्र हानि कहते हैं। तो देखिए कॉपर लॉस तो हर कोई कहता है, लेकिन वेरिएबल लॉस कौन कहते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स, है ना। तो कॉपर लॉस को ही वेरिएबल लॉस भी कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉपर लॉस को ही हम वेरिएबल लॉस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की दक्षता ज्ञात करने का अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त है। यानी कि डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता आप पाना चाहते तो उसके लिए क्या शर्त फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। तो मैंने आपको बताया जो वेरिएबल लॉस है वो बराबर होगा कांस्टेंट लॉस के, है ना। तो देखिए वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस, है ना, यानी परिवर्तनीय हानि बराबर होगा निरंतर हानियों के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रतीक का नाम बताइए क्या है ना। यहाँ पर ये प्रतीक बना रखा है, इसका नाम आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से बना है ना। तो इससे तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये डीसी जनरेटर है ना, ये डीसी जनरेटर तो है ना। और ये 2 वायर वाला डीसी जनरेटर है, आप देख सकते हैं इस तरह से 2 वायर जा रहे हैं। तो ये देखिए एग्जामिनर ने भी कितने स्मार्टली क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है। उसने 2 वायर डीसी जनरेटर हर किसी में दिया है। देखिए 2 वायर डीसी जनरेटर, 2 वायर डीसी जनरेटर, यानी हमें ये बताना है कि ये परमानेंट है या सीरीज है या इलेक्ट्रो है या फिर कंपाउंड है, ये हमें बताना है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपकी परमानेंट मैग्नेट होती है। क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है। तो इसी से आप पता कर पाएंगे ये कौन सा है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 2 वायर डीसी 2 वायर परमानेंट मैग्नेट जनरेटर है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का क्या सूत्र होता है। तो देखिए बैक ईएमएफ की बात करेगा ना तो क्या हो जाएगा, ईबी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए। क्या हो जाएगा, वी माइनस आई ए इंटू आर ए। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, प्यारा सा नन्ना सा फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखेंगे। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में मुझे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है, इसे आप याद रख लेना क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया है और इस बार भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ना।
तो इसे आप ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो ग्राउलर होता है ना, ग्राउलर, उससे हम क्या करते हैं, शॉर्ट और ओपन सर्किट का आर्मेचर वाइंडिंग के परीक्षण करते हैं ना, कि वो शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है ना। तो उसके लिए हम ग्राउलर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एंड यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए आपसे ग्राउलर दो तरह के होते हैं, है ना। पहला तो आपका एक्सटर्नल हो गया और दूसरा आपका इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल ग्राउलर में हम क्या करते हैं, रोटर को टेस्ट करते हैं, किसको, रोटर को टेस्ट करते हैं। और इंटरनल में हम स्टेटर को टेस्ट करते हैं ना, स्टेटर जो रुका हुआ भाग होता है। अब यहाँ पर आपसे यही पूछेगा कि जो ओपन सर्किट, इसमें भी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों टेस्ट करते हैं, इसमें भी ओपन और शॉर्ट दोनों। आपसे यहाँ पर देखिए पूछा है ना, ओपन और शॉर्ट सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का, है ना, किसका उपयोग करते हैं। तो आपने बोला एक्सटर्नल, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल था ही नहीं। अगर इंटरनल होता भी तब यहाँ पर जो है मेंशन करके देता कि यहाँ पर रोटर की बात हो रही है या फिर स्टार्टर की, है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि का नाम बताइए, है ना। थोड़ी सी जवान लड़खड़ा रही है ना। तो यहाँ पर आप देखिए चित्र में दर्शाई गई डीसी मोटर की गति नियंत्रण का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, ये आर्मेचर है ना, और यहाँ पर ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है आर्मेचर को, है ना। तो ये आर्मेचर डाइवर्टर मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए जो चित्र वाले क्वेश्चन है ना, इसकी मैंने एक अलग से क्लास बनाई है ना, एक अलग से क्लास बनाई है जिसमें मैंने सारे के सारे चित्र कवर कर दिए हैं। अगर आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है ना, तो एक बार उस क्लास को ज़रूर देख लेना, क्योंकि जैसे कि आप जानते ही हैं भाई 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके चित्र वाले आने ही आने हैं आपके एग्ज़ाम में, सीबीटी में, है ना। तो क्यों ना आप चित्र वाली क्लास देख लें, जिससे कि आप अपने 20 से 25 नंबर जो भी हैं आप अच्छे से कवर कर पाएँ, है ना, फिक्स कर लें। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर बताना है। डीसी मोटर की जो गति होती है उसको ज्ञात करने का कौन सा फॉर्मूला है। तो देखिए जो फाई होता है ना, इस वाले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला तो ये होता है एन बराबर के ई बी अपॉन फाई, यानी फाई नीचे आ रहा है ना, फाई नीचे आ रहा है और यहाँ पर भी ऊपर है, ये नहीं होगा। देखिए सब में ऊपर फाई दिया है, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फाई हमेशा नीचे होता है ना, फाई नीचे होता है। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है ना। तो ये आपको क्लियर है ना, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। यानी डीसी मोटर में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा, यानी आर्मेचर के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का उपयोग करते हैं। तो देखिए भाई मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि डीसी मोटर और नियम की बात हो तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जाएंगे। अगर जनरेटर और नियम की बात हो तो हम राइट हैंड रूल पर जाएंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है बीच में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है, डीसी मोटर आ गया और नियम आ गया तो आप लेफ़्ट हैंड रूल से जाएंगे, और अगर यहाँ पर जनरेटर आ जाता और यहाँ पर नियम आ जाता तो आप राइट हैंड रूल से जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लेमिंग की बात हो रही है ना, यहाँ पर फ्लेमिंग की, तो यहाँ पर देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ये मैंने जो ट्रिक बताई है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली आपके लिए है, तो इसे आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, चित्र में दिखाए अनुसार डीसी मोटर का नाम बताइए। यहाँ पर ये डीसी मोटर है इस तरह से, है ना। एक मिनट यहाँ पर मैं बनाता हूँ। तो देखिए इस तरह से ये आर्मेचर हो गया, है ना, और इसके जो है शंट में एक फील्ड वाइंडिंग जोड़ दी तो क्या हो जाएगा, डीसी शंट जनरेटर, है ना। डीसी मोटर है तो मोटर हो जाएगा, सिंपल है ना। तो देखिए डीसी शंट मोटर, तो ऑप्शन नंबर ए में मुझे मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा नियम डीसी मोटर के आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा को इंगित करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है डीसी मोटर की बात हो रही है और यहाँ पर हो रही है चालक की धारा की दिशा को इंगित करता है। डीसी मोटर में नियम की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था भाई, अगर डीसी मोटर है और नियम की बात हो रही है तो क्या जाएगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, है ना, लेफ्ट हैंड रूल।
अगर जनरेटर और नियम की बात होगी तो राइट हैंड रूल। सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई है। अगर आप ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डीसी शंट मोटर द्वारा ली गई आर्मेचर धारा की गणना करने का फॉर्मूला क्या है ना। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताना है इसका। तो फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। इसका भी फॉर्मूला होता है, देखिए IA इज इक्वल टू V माइनस EB अपॉन RA। क्या होता है? V माइनस EB अपॉन RA। तो ये कहाँ पर दिख रहा है आपको? तो ये ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है डीसी मोटर का प्रकार आपको बताना क्या है। हाँ, तो ये मैंने ट्रिक आपको अभी आपको बताई थी कि जो हमारा आर्मेचर है ना, ये देखिए ये तो हमारा आर्मेचर हो गया, ये सीरीज वाइंडिंग हो गई और ये शंट वाइंडिंग हो गई। और कंपाउंड जो भी कंपाउंड मोटर या कंपाउंड जनरेटर आपको दे दे तो आपको करना क्या है? शंट वाली वाइंडिंग को देखना है। किसको? शंट वाली वाइंडिंग को देखना है ना। तो ये शंट वाली वाइंडिंग हो गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे शंट वाइंडिंग ने किस किस को कवर किया है। ये इसने आर्मेचर को कवर कर लिया और बस आर्मेचर को ही इसने कवर किया है। अगर इसने ये यहाँ से सीरीज वाइंडिंग को भी कवर कर लेता तो ये हो जाता लॉन्ग, है ना, लॉन्ग। लेकिन इसने सिर्फ आर्मेचर को कवर किया है, यानी ये शॉर्ट हो जाएगा, है ना। शॉर्ट हो गया, इतना तो पता ही है। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, है ना, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर आपका राइट आंसर चले जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई इसे आप याद रखिएगा। यानी जो शंट फील्ड है ना, अगर वो सिर्फ आर्मेचर को कवर कर रही है तो शॉर्ट, अगर वो आर्मेचर और सीरीज दोनों को कवर कर रही है तो वो लॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला। तो ये मैंने जस्ट आपको बताया था कि EB इज इक्वल टू क्या होता है? ZNP फाई अपॉन में 60A। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है ना, ZNP फाई अपॉन 60A। तो ये कहाँ पर आपको दिख रहा है? ZNP फाई नहीं है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। NP ये भी गलत हो जाएगा। देखिए ZNP फाई अपॉन 60A, इसमें सब कुछ मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस फॉर्मूले को याद रखेंगे क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, न्यूमेरिकल से ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, उपकरण का नाम बताइए क्या है। तो ये उपकरण होता है, देखिए M के आकार का ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एक्सटर्नल ग्राउलर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ग्राउलर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है एक्सटर्नल ग्राउलर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे के सारे डायग्राम मैंने चित्र वाली क्लास में, है ना, चित्र वाली क्लास में पढ़ा रखे हैं। तो एक बार चित्र वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपके 20 से 40 नंबर फिक्स करके देने वाली है वो क्लास, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर कॉइल पिच पोल पिच से कम है, यानी यहाँ पर कॉइल पिच पोल पिच से कम की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या आंसर जाएगा? शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग। क्या जाएगा? शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग। अगर यहाँ पर ये उल्टा हो जाता, जैसे जो कॉइल पिच है वो पोल पिच से अधिक बोल देता तो हो जाता लॉन्ग कोर्डेड वाइंडिंग, है ना। तो इसे भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, DC 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल में जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। यानी जो DC 4 पॉइंट स्टार्टर होता है ना, DC 4 पॉइंट स्टार्टर, इसमें होल्डिंग कॉइल से जो जुड़ा हुआ श्रेणी प्रतिरोध होता है, सीरीज में प्रतिरोध हम लगाते हैं, तो उसका क्या काम होता है, उसे हम क्यों लगाते हैं? तो उसे हम इसलिए लगाते हैं होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए, है ना, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लिमिट करता है, ये करंट को लिमिट कर देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, डीसी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर्स की आवश्यकता क्यों होती है। डीसी स्टार्टर जो डीसी मोटर होती है उन्हें हम चालू करने के लिए स्टार्टर क्यों लगाते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि आर्मेचर करंट को कम कर सके। अगर ज़्यादा करंट जाएगा तो मोटर वैसे ही फूक जाएगी, है ना, बेकार हो जाएगी। सो इसलिए आर्मेचर करंट को कम करने के लिए हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक में आती है। तो श्रेणी बी में कौन सी आती है, मैंने आपको बता रखा है फाइबर ग्लास। कौन सी? फाइबर ग्लास आती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, श्रेणी एफ के इंसुलेशन का स्वीकार्य तापमान क्या होता है ना। तो यहाँ पर जो है श्रेणी एफ के इंसुलेशन की बात हो रही है ना, तो उसका होता है 155। क्या होता है? 155 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर एफ़ की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 31, किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग निरंतर गति ड्राइव के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको बताई थी, देखिए एक आपका होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एक आपका होता है कांस्टेंट स्पीड। इन दोनों की बात हो तो जाएंगे सीरीज संट मोटर, डीसी संट मोटर के साथ जाएंगे, है ना। डीसी संट मोटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी डीसी मोटर भारी प्रारंभिक टॉर्क और उच्च त्वरित दर की उपयुक्त है, के लिए उपयुक्त है, ये आपको बताना है। भारी प्रारंभिक टॉर्क की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा डीसी सीरीज मोटर। क्या, डीसी सीरीज मोटर। जो ट्रेन वगैरह होती है ना, उसमें भी डीसी सीरीज मोटर का ही यूज़ किया जाता है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये भारी भार को प्रारंभिक टॉर्क और उच्च एक्सेलरेशन के साथ जो है उठाई जाती है, तो इसलिए ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आर्मेचर को संतुलित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, ये आपको बताना है। आर्मेचर को संतुलित करना है ना, तो आर्मेचर क्या हो, आर्मेचर के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, क्योंकि जो डायनामिकली बैलेंसिंग होती है ना, वो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, प्रभावी तरीका है ना, इफेक्टिव मेथड है कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी जो डीसी स्टार्टर्स होते हैं उनके प्रतिरोध को शुरू करने के लिए हम किस सामग्री, किस मटेरियल का यूज़ करते हैं, ये आपको बताना है। तो यूरेका का यूज़ करते हैं, याद रखेंगे यूरेका, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूरेका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग दर्शाई गई है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें ना, तो पहली स्लॉट में यहाँ पर वाइंडिंग डाली, फिर इसके बाद तीसरे में, है ना, एक का गैप कर दिया, फिर दूसरे में डाली, फिर चौथे में एक का गैप कर दिया, यानी एक का गैप आ रहा है। और ध्यान रखेंगे, अगर एक का गैप आएगा तो हो जाएगा डुप्लेक्स, अगर दो का गैप आ रहा है तो हो जाएगा ट्रिप्लेक्स, अगर तीन का गैप आएगा तो हो जाएगा क्वाड्रप्लेक्स। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो एक का गैप आ रहा है मतलब डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है ना, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में दिखाए अनुसार आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण दर्शाया गया है। ये आपके पास ग्राउलर कौन सा है, तो ये एक्सटर्नल ग्राउलर है भैया, देख के ही पता लग रहा है ना, एक्सटर्नल ग्राउलर है। ये आपका क्या है, रोटर है, रोटर है। अब रोटर के ऊपर आपको क्या हेक्सा ब्लेड रखा हुआ दिख रहा है, कोई भी ब्लेड आपको रखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये ओपन सर्किट टेस्ट हो रहा होगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये ग्राउलर हो, उसके ऊपर रोटर रखा हो और रोटर के ऊपर इस तरह से हेक्सा ब्लेड रखा हो, है ना, तो वो हो जाएगा शॉर्ट। हेक्सा ब्लेड रखते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है, अगर हेक्सा ब्लेड नहीं है तो वो हो जाएगा ओपन सर्किट, है ना, ओपन कॉइल टेस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन कॉइल टेस्ट। क्लियर है, तो ये भी आप ट्रिक याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपको रोटर के ऊपर हेक्सा ब्लेड रखा हुआ दिख रहा है तो वो शॉर्ट सर्किट होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो वो ओपन सर्किट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है। यानी कम्यूटेटर कभी कभी स्पार्किंग करता है ना, तो वो ऐसा क्यों करता है ये आपको बताना है। तो भाई ऐसा तभी तो करेगा जब घूर्णन की दिशा गलत होगी, है ना। अगर घूर्णन की दिशा गलत है, उसके रोटेशन की डायरेक्शन गलत है, तो जो है स्पार्किंग करेगा। क्लियर है, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन हमारा, चलती हुई डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की सहायता करने की क्रिया क्या है। तो ये आपको बताना है। तो वो क्या है, लागू वोल्टेज की सहायता, या फिर लागू वोल्टेज का विरोध, या फिर लागू आर्मेचर को करंट को बढ़ाता है, या फिर आर्मेचर करंट को घटाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो मेन करंट होता है, अप्लाइड जो वोल्टेज होता है उसका अपोज करता है ना, यानी लागू वोल्टेज का विरोध करता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से आपने देखा अभी तक तो हमने ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब 38 में से कितने क्वेश्चन सही हैं वो आप मुझे कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। एंड अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और इसके हम 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर WCS का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, a - b का होल स्क्वायर। अब बताइए, बच्चों वाले क्वेश्चन है भैया, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, है ना, यही तो होता है। अब इसने किया क्या है,
ए स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, फिर -2ab को पहले लिख लिया और प्लस बी स्क्वायर को बाद में लिख लिया। तो ये घुमाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम घूमने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a इंटू ए की पावर 2 ए की पावर 3 ए की पावर 4 का मान क्या है। देखिए इसने क्या किया, ए की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। मैंने आपको बताया ना किसी की भी पावर कुछ नहीं होती है तो उसकी पावर 1 होती है। इंटू ए की पावर 2 है, इंटू ए की पावर 3 है, इंटू ए की पावर 4 है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बेस सभी का सेम है ना, बेस सभी का सेम है, सभी में ए है। और मैंने आपको बताया है ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है तो क्या हो जाता है ए की पावर m प्लस n, यानी यहाँ पर सारी घातें जुड़ जाएंगी। अगर बेस सेम है तो बेस सेम है तो सारी घातों को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, यानी ए की पावर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को फोड़ देंगे। इस तरह से आप इसे कर सकते थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा प्रतिबल है। ये यहाँ पर डायग्राम में आपको प्रतिबल दिखाया गया है, तो ये कौन सा प्रतिबल आपको बताना है। तो ये मैंने आपको बता रखा है, ये शेयर स्ट्रेस है। क्या है, ये शेयर स्ट्रेस है। ओके, सो शेयर स्ट्रेस ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकृति की यूनिट क्या होती है, ये आपको बताना है। और मैंने आपको बताया विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, ये यूनिट लेस होती है। क्या होती है, यूनिट लेस होती है, यानी कि कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, है ना, नो यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो मैंने आपको बताया है 2 तरह से हम दर्शाते हैं लंबाई में परिवर्तन को, डेल एल या फिर डी एल, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे डी एल हमें मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी एल। आपको ये और ये दोनों याद रखना है, क्योंकि हम लंबाई में परिवर्तन को 2 तरह से दर्शा सकते हैं, डेल्टा एल और डी एल से। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसपी का विस्तारित रूप क्या है। एसपी की फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस। क्या होती है, सेलिंग प्राइस, है ना। और सीपी की भी याद रखेंगे। देखिए ये तो एसपी की हो गई, सीपी की भी याद रखेंगे, क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो पूछ सकता है, याद रखेंगे ये दोनों फुल फॉर्म। तो एसपी की पूछिए तो सेलिंग प्राइस ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू हो चुकी है हमने, यानी कि WCS के 6 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। 6 में से कितने सही गए फटाफट से कमेंट में बताइए। मुझे प्रॉपर आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि तभी मुझे पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रखी है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं भैया इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इंजीनियरिंग ड्राइंग के हम 6 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिए गए प्रतीक को पहचानिए। ये प्रतीक हमें दे रखा है, इसका नाम हमें बताना क्या है। तो भैया बच्चा भी बता देगा कि ये AC का सिंबल है। किसका है, ये AC का सिंबल है भाई, है ना। तो AC इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर इस तरह से होता तो ये DC हो जाता, है ना, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गेट का नाम बताइए। और गेट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। सेट पेपर 1 जब मैंने आपको कराया था उसमें भी मैंने आपको गेट एक्सप्लेन किए थे, और इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 2-3 तरह के गेट होते हैं, और एंड और नॉट। ये गेट आप समझ लीजिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और गेट कैसा होता है, तो और गेट इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। इसमें भी एंड गेट में भी 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है, ये इस तरह से दिखता है। और नॉट गेट किस तरह से होता है, ये डायोड की तरह होता है, लेकिन डायोड होता नहीं है, ये इस तरह से होता है नॉट गेट, है ना। और इनकी जो है वो एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है। और गेट की एक्सप्रेशन होती है A + B, और एंड गेट की होती है A × B, और नॉट गेट की होती है A इनवर्स या A', है ना। अब यहाँ पर देखिए एक गेट और बनाया जाता है इनको मिला करके, है ना। अगर हम और प्लस नॉट को मिला दें तो हमारा क्या, कौन सा गेट बन जाता है, नॉर, है ना, नॉर गेट बन जाता है। नॉर गेट कैसा लगता है देखने में, तो और गेट के तरह ही होता है, सिर्फ यहाँ पर गोली आ जाती है ना, इस तरह से। बस ये हमारा नॉर गेट हो गया। और इसकी एक्सप्रेशन कैसी हो जाती है, और गेट के तरह ही रहती है, बस ऊपर एक बार आ जाता है ना, एक डंडा आ जाता है। अब यहाँ पर जो है एक एंड और एक नॉट को मिला करके भी एक गेट बनाया जाता है, जो कि हो जाता है नैंड, है ना, जो कि हो जाता है नैंड गेट। अब नैंड गेट कैसा दिखता है, तो ये भी एंड गेट के तरह ही दिखता है, इस तरह से। बस यहाँ पर एक गोली आ जाती है इस तरह से, है ना, और इसकी एक्सप्रेशन हो जाती है A.B और ऊपर डंडा आ जाता है। सिंपल। ये मैंने अभी आपको बताया ना, अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है ना फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है, क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आपके तैयार हो गए, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर अब आप मुझे बता सकते हैं भैया ये कौन सा गेट है ना। तो ये कौन सा गेट है भाई, ये हमारा एंड गेट है। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर मैंने बना करके दिखाया हुआ है, तो ये हमारा एंड गेट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोटो डायोड कौन सा है। अब देखिए फोटो डायोड कौन सा है। देखिए 2 डायोड होते हैं। पहला आपका होता है LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड, और एक आपका होता है फोटो डायोड, है ना, फोटो डायोड। इस तरह से LED आप देखिए, डायोड तो आप पहचान ही लेंगे कि डायोड कैसा दिखता है। तो डायोड तो ऐसा ही दिखता है जैसा होता है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये दोनों देखने में बिल्कुल सेम होते हैं, बस इनमें थोड़ा सा एरो का डिफरेंस होता है। यानी जो LED है ना, LED में जो एरो की डायरेक्शन होती है वो बाहर की ओर होती है, और फोटो डायोड में अंदर की ओर होती है। बस ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे हो सकता है LED पूछ ले या फिर फोटो डायोड पूछ ले। जैसे यहाँ पर फोटो डायोड पूछ लिया है, फोटो डायोड कौन सा है, तो आप देख करके बता पाएंगे कि ये हमारा फोटो डायोड है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन याद कैसे रखें, कोई ट्रिक हो तो बता दीजिए। तो फाइनली मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ जो मैंने याद करी है। काफ़ी सिंपल ट्रिक है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फ़ोटो है ना, फ़ोटो आपने अपने फ़ोन में फ़ोटो लिया होगा कभी, है। तो फ़ोटो लेते हैं तो कहाँ पर जाता है, आपके फ़ोन की मेमोरी में जाता है, यानी फ़ोन के अंदर जाता है ना। तो अंदर की ओर डायरेक्शन है, यानी फ़ोटो सेव होता है आपके फ़ोन के मेमोरी में अंदर जाकर, तो यानी अंदर की ओर डायरेक्शन होगी। अब देखिए LED बल्ब आपने देखा ही होगा। LED बल्ब क्या करता है, रोशनी बाहर की ओर फेंकता है ना। तो बाहर की ओर फेंकता है मतलब एरो की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। ओके, ये आपका जेनर डायोड है ना, इसे भी आप याद रखेंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक AC एमीटर है। AC एमीटर कैसे पहचानेंगे, तो देखिए ये तो हमारा मीटर होता है, मीटर का सिंबल A लग गया तो एमीटर हो गया। यहाँ पर इस तरह से बन गया तो AC हो गया। अगर यहाँ पर ये इस तरह से हो तो ये DC हो जाएगा। लेकिन हमसे कौन सा पूछा है, AC, तो AC इस तरह से होगा देखने में, जो कि ऑप्शन नंबर A में मुझे दिख रहा है ना। अब इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। कैसे, ये हमारा क्या है, ये हमारा वोल्ट मीटर है ना। अब ये AC DC इन्होंने मेंशन नहीं करा है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है, यानी हर्ट्ज, है ना। हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया। ये हमारा ओम मीटर है, ये हमारा ओम मीटर है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर A, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये अमीटर होता है और AC अमीटर है जी, है ना, जो कि हमसे पूछा था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा DC मोटर का प्रतीक है। तो देखिए मोटर के लिए हम M यूज़ में लेते हैं, और DC बोला है तो DC के लिए सिंपल लाइन होगी। अगर AC मोटर की बात होती तो इस तरह से होता है ना। तो हमसे DC बोला है तो इस तरह से देखने में लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर A में मुझे मिल गया। सो ऑप्शन नंबर A मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी AC मोटर है, और ये हमारा जनरेटर है, ये हमारा ओम मीटर है। ओके, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 वोल्ट से कम वोल्टता वाली कहलाती है, यानी 250 वोल्ट से अगर कम वोल्टता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम LT कहते हैं, यानी लो टेंशन कहते हैं। LT बोले तो लो टेंशन, है ना। तो ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लो टेंशन। इसके बाद अब देखिए हमारी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू हो चुकी है, यानी कि हमने ED के 6 क्वेश्चन को भी कर लिया है। अगर आपके 6 में से 6 से सही हैं या जितने भी सही हैं वो आप मुझे कमेंट करके अभी के अभी बताइए, है ना। 3 सब्जेक्ट हमने कवर कर लिया। अब हम चौथे सब्जेक्ट की बारी आ चुकी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमारी मदद करेगा। तो कौन मदद कर सकता है, हॉबी, रनिंग, वॉकिंग। एक मिनट, यहाँ पर जो है रीडिंग और वॉकिंग, रनिंग ये नहीं करेगा, क्योंकि हॉबी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारा जो है मानसिक और शारीरिक जो संतुलन होता है उसको बैलेंस कर सकता है ना। रनिंग से कुछ नहीं होगा, वॉकिंग से कुछ नहीं होगा, रीडिंग से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर किससे होगा, ऑप्शन नंबर A, जो कि क्या है, हॉबीज़। चलिए, तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक अच्छे बायोडेटा के लिए जिन महत्वपूर्ण कारकों की जांच करनी चाहिए वे हैं। तो वे कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। तो देखिए एम्प्लॉयबिलिटी में मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जो सबसे लंबा आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, वही वाला ज़्यादातर सही होता है। तो हम डायरेक्ट लंबा वाला आंसर पढ़ेंगे पहले, है ना, कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए वर्तनी, व्याकरण संबंधित गलतियों से मुक्त और सही जानकारी, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C।
अब क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कागज़ की गुणवत्ता, अब भाई पेपर की क्वालिटी से थोड़ी आपका रिज्यूमे जज किया जाएगा, है ना। कंपनी का विवरण से भी नहीं होता है और एट्रैक्टिव वर्ड से भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल मॉडल्स, है ना। उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से किया पूरा करें, यानी वाक्य को पूरा करना है। रोल मॉडल पीपल टू फॉलो देम, यानी रोल मॉडल को कैसे फॉलो करते हैं, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिए ये जो होता है ना इंस्पिरेशन, है ना, इंस्पायर, यानी रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम, है ना, इंस्पायर करते हैं लोगों को। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी स्थान पर परिस्थितियों जो व्यक्तियों और वस्तुओं के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं ना, उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं, यानी एनवायरनमेंट कहते हैं ना, जिस एनवायरनमेंट में आप रहेंगे वैसे ही ढल जाएंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनवायरनमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार और उपलब्धियों नेतृत्व के उदाहरण होते हैं, तो कौन से व्यक्ति होते हैं वो, तो वो होते हैं रोल मॉडल्स, है ना, वो होते हैं रोल मॉडल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, रोल मॉडल्स। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को उचित शब्द से भरकर सार्थक शब्द बनाना है ना। देखिए क्या कह रहा है, देयर अ कॉफ़ी शॉप टू पार्क, है ना। तो यहाँ पर दो वर्ड्स आएंगे, अब वो कौन कौन से आएंगे, वर्ड्स कौन से आएंगे वो हमें बताना है। तो देखिए इज़ आएगा क्योंकि कॉफ़ी शॉप एक है ना, तो इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट टू पार्क यानी पार्क के आगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट टू पार्क, है ना। आर वाला ऑप्शन होगा नहीं, है ना, इज नहीं होगा, नेक्स्ट नहीं होगा, आर वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 57 नंबर, इसमें भी आपको सार्थक वाक्य बनाना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट वाटर स्कैरसिटी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेल्प्स, है ना, ऑप्शन नंबर डी हेल्प्स। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो इन्हें आप ज़रूर अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सार्थक वाक्य बनाना है, और सार्थक वाक्य वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देयर आर मैनी डू और डोंट्स, है ना, डू और डोंट्स आगे मतलब इंटरव्यू वाली बात हो रही है ना, इंटरव्यू। टू बी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन इंटरव्यू, है ना, लास्ट में तो क्या आएगा, इंटरव्यू आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में देना है, जो इंटरव्यू और इंटरव्यूड है, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। आइडेंटिफाइड, पहले आप आइडेंटिफाइड करेंगे देन आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा आइडेंटिफाइड। सबसे पहले आप ये पता करेंगे डू और डोंट्स कौन से होते हैं इंटरव्यू के लिए, फिर आप प्रिपेयर करेंगे एक अटेंडिंग अ इंटरव्यू। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिसकम्युनिकेशन, यानी संचार से हो सकता है। मिसकम्युनिकेशन से क्या हो सकता है, गलतफहमी पैदा हो सकती है ना, गलतफहमी पैदा हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें करना है तो ध्यान से सुनना और बात करना दोनों ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सुन ही रहे हैं सिर्फ, है ना, बोल नहीं रहे हैं, तो वो भी गलत एक तरीका हो जाएगा। अगर आप सिर्फ बोले जा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं सामने वाले की, तो वो भी गलत हो जाएगा, है ना। ध्यान से सुने, ये तो ज़रूरी है, बट ध्यान से सुनना और बात करना दोनों चीज़ें ज़रूरी है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्ट्रेस यानी तनाव क्या है। तो भाई आनंद की अनुभूति तो होती नहीं है स्ट्रेस में। कभी आप टेंशन में होते तो क्या आपको मज़ा आता है, आनंद आता है, नहीं आता है ना। आश्चर्य का भाव या फिर आनंद की अनुभूति या फिर हताशा निराशा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना तो आप निराश होते हैं, हताश होते हैं, है ना, आप डिसअपॉइंटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है आपके अंदर, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास होता है, यानी जो उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति होते हैं तो उनके पास क्या होता है, उनके पास बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है औपचारिक रूप से अपना परिचय देने के लिए किस प्रक्रिया को कहते हैं। यानी औपचारिक मतलब फॉर्मली बात हो रही है ना, आप अपना फॉर्मली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे उस प्रक्रिया को।
तो भाई जाहिर सी बात है वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाएगा, है ना, क्योंकि हम खुद से अपना परिचय दे रहे हैं औपचारिक रूप से, है ना, तो वो सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्यूमे शब्द फ्रेंच भाषा से आया है तो इसका अर्थ क्या होता है। यानी जो रिज्यूमे है ना, रिज्यूमे ये फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, तो कह रहा है रिज्यूमे का मतलब क्या होता है ये आप बताइए। तो एजुकेशन, एक्सपीरियंस या फिर प्लेसमेंट नहीं होता है, इसका मतलब होता है संक्षेप यानी समरी, है ना, समरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडेटा में निम्न में से क्या शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होता है। शौक और पसंदीदा भोजन वोजन की बात नहीं होती है रिज्यूमे में, है ना, बायोडेटा में। आपकी बचपन की यादें, सपने और आकांक्षाएं ये नहीं होती हैं कि बचपन की यादें आप रिज्यूमे में डाल रहे हैं ना। दैनिक दिनचर्या, पसंदीदा फिल्में, छुट्टियां ये नहीं होता है। आपका जो है संपर्क की जानकारी होगी, सबसे पहली बात कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, शैक्षणिक विवरण होगा, आपने क्या क्या एजुकेशन डिटेल्स डाल रखी हैं ना, कौशल होगा, स्किल्स क्या क्या है आपके पास, और एक्सपीरियंस यानी कार्य अनुभव आपके पास क्या है, ये सारी चीज़ें आपके रिज्यूमे में ज़रूरी है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को के माध्यम से पढ़ना आसान होगा। यानी जो नौकरी पाने के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपका जो रिज्यूमे होता है उसका एक कवरिंग लेटर होता है, तो कवरिंग लेटर को आप कैसे बनाएंगे जिससे पढ़ने आसान हो जाए। तो भाई जाहिर सी बात, अगर आप लंबे विवरण कर देंगे तो वो पढ़ने में आसान तो होगा नहीं, है ना। फ़ॉन्ट आकार बड़ा कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अतिरिक्त पाठ्यक्रम संबंधित जानकारी ये भी सही नहीं है। आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफ में आप विभाजित कर सकते हैं। जैसे आपके 2 लाइन हैं तो आप उसे 2 लाइनों में तोड़ करके छोटे छोटे पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपका सही तरीका होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 67 नंबर, बायोडेटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण क्या कदम होता है। यानी आपने अपना रिज्यूमे बना लिया, है ना, आपने अपना रिज्यूमे बना लिया, तो अब आप क्या करेंगे, एम्प्लॉयर को बायोडेटा भेजेंगे या फिर एक प्रभावशाली कवर लेटर बनाएंगे या फिर साक्षात्कार की तैयारी करेंगे या फिर नौकरी के लिए आवेदन करना चाहेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, उन्होंने रिज्यूमे बना ली तो अब कहेंगे कि नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। रिज्यूमे बनाने के बाद एक और चीज़ होती है जो कि होता है कवर लेटर। क्या होता है, कवर लेटर बनाना भी ज़रूरी है। जितना ज़रूरी रिज्यूमे बनाना है उतना ही ज़रूरी कवर लेटर बनाना है, और कवर लेटर को इम्प्रेसिव बनाना ज़रूरी है ना। तो वही बोल रहा है कि एक प्रभावशाली यानी ए राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर। हमने रिज्यूमे बना लिया, इसके बाद हम कवर लेटर बनाएंगे, देन इसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद हम इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। समझ में आया। यानी ये एक सीक्वेंस होता है ये, है ना, कि आप पहले रिज्यूमे बनाएंगे, देन कवर लेटर बनाएंगे, देन अप्लाई करेंगे किसी जॉब के लिए, नाम आ जाता है, फिर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडेटा की समीक्षा करते समय किस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। बायोडेटा की आप क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं किसी बायोडेटा को, तो आप किन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है बायोडेटा की समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे। सो इसके राइट आंसर की बात करें तो देखिए वेतन विवरण ये तो नहीं होगा, नौकरी पाने के लिए बहुत सारी जानकारी या फिर रुचि और शौक, ये आपके गलत आंसर है। नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नौकरी से मेल खाने वाले अगर आपके पास कौशल हैं, योग्यताएं हैं, तो उनको आप प्रकाश डालिए, जिससे कि मतलब जो इंटरव्यूअर है उसको हाईलाइट कर दीजिए, जिससे कि वो पहले उन चीज़ों को पढ़ पाए, है ना, तो आपको ज़्यादा जल्दी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर किस जानकारी का उल्लेख होना चाहिए वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए वेतन आकांक्षाएँ या फिर शिक्षा का विवरण या फिर शौक ये नहीं होता है। भूमिका के लिए उपयुक्त कारण आप ये बताएंगे, रीज़न बताएंगे, सूटेबल फॉर द रोल, जॉब रोल, यानी आप ये बताएंगे कि मैं इस जॉब रोल के लिए क्यों सूटेबल हूँ, मुझे क्यों ये जॉब मिलनी चाहिए, है ना। आपको उपयुक्त कारण बताना है, उसका रीज़न बताना है ना। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, एक लिखित कम्युनिकेशन को फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे, तो ये तो आपका नहीं होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका है, नियमों का एक सेट
के बाद जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी ये एक नियमों का एक सेट होता है जो कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन के साथ में जो है बोला जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक फॉर्मल, यानी औपचारिक मतलब फॉर्मल है ना, फॉर्मल परिचय है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। तो देखिए आपके लिए बोल रहा है कि नौकरी के लिए आप एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो कैसे देंगे, हे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ऐसे बोलेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलने वाले हैं ना। हाय मेरा आपका नाम क्या है, आप उनसे ही नाम पूछ रहे हो है ना, ऐसा तो नहीं करेंगे। हेलो, आप इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं, आप उन्हें नहीं बताएंगे कि इंटरव्यू उन्हें कब शुरू करना है ना, वो खुद शुरू करेंगे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपको सबसे पहले ग्रीट करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले आप इंटरव्यूअर से मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग। अब देखिए ऐसा नहीं कि आप नाइट में या फिर इवनिंग के टाइम पर मिल रहे हैं फिर भी आप गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। मतलब जो भी आपका टाइम चल रहा है ना, जो भी आप ग्रीट करना चाहें पहले आप ग्रीट करेंगे, देन थैंक यू बोलेंगे और आप बताएंगे कि थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर देने के लिए धन्यवाद। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पर जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन बोला था, इसलिए अब यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये लगाते हैं जो कि गलत है। इसने फॉर्मल कम्युनिकेशन बोला है, रिटन नहीं बोला है ना। अगर ये रिटन बोलता तो यहाँ पर हो जाता है लिखने वाला कम्युनिकेशन, है ना, जो कि यहाँ पर बोला गया है। देखिए फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन का उदाहरण है, आप अपने दोस्तों को संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो वो फॉर्मल नहीं बल्कि इनफॉर्मल होता है ना, इनफॉर्मल होता है। सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप पे बात करेंगे तब भी फॉर्मली इनफॉर्मली ही करेंगे ना। आप अपने प्रबंधक जो मैनेजर होता है ना, आप अपने मैनेजर को एक ईमेल भेज रहे हैं तो वो हमेशा फॉर्मली भेजेंगे, है ना, फॉर्मली भेजेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते हैं तो आप क्या कहेंगे, है ना। मान लीजिए आप इंटरव्यू ने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपके समझ में नहीं आया किसी रीज़न से, तो आप क्या कहेंगे, क्षमा करें मुझे समझ नहीं आया, आप कृपया प्रश्न दोहरा सकते हैं। या फिर आप ये कहेंगे, अरे क्या तुम इसे दोहरा सकते हो, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, ऐसा आप कहेंगे तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आप एक्टिव नहीं है ना इंटरव्यू के टाइम पर। मैं खो गया हूँ, क्या आप मुझे फिर से बता सकते हैं या कह सकते हैं, ये भी नहीं कहना है। स्पष्ट रूप से बोलें, प्रश्न दोहराएं, ये भी आपको नहीं कहना है। आप सबसे पहले सॉरी बोलेंगे, है ना, क्षमा करें मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड। क्या आप प्रश्न दोबारा दोहरा सकते हैं, कुड यू प्लीज़ रिपीट अगेन द क्वेश्चंस। ये आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन दर्शाती है ना। अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी दर्शाती है, तो ये आपको बताना है। मैं बहुत सी चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ, या फिर मुझे वगैरह नहीं करना होता है ना, ये आप समझते ही हैं। माई टॉप 3 स्किल्स, यानी इसमें बोला जा रहा है माई टॉप 3 स्किल्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क और अटेंशन टू डिटेल्स, यानी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए जो आपसे साक्षात्कार में पूछ रहा है कि आपसे फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या दर्शाती है, तो आपने बोला मेरे पास 3 कौशल हैं, आपने उन कौशल को बता भी दिया। पहला आपके पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा आपके पास है टीम वर्क और तीसरा आपका है डिटेल पर ध्यान देना। तो ये आपने अपनी टॉप 3 स्किल्स आपने बता दी, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब मिलने के, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको बतानी है, तो सभी वर्बल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल तो नहीं होती है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। नियमों का एक सेट जो पालन करते हुए ऑफिशियल, तो ये तो फॉर्मल हो गया ना, इनफॉर्मल नहीं हुआ। ऑफिशियल मीटिंग में आप फॉर्मली बात करते हैं, इनफॉर्मली नहीं करते। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 3 बचा, यही हमारा राइट आंसर है। ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट के बाहर कैजुअल कन्वर्सेशन, जो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप किसी जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, वहाँ पर लंच ब्रेक हुआ तो आप जो कैंटीन में खाना खाने गए, तो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ जो कम्युनिकेशन करते हो तो वो इनफॉर्मली होगा, है ना। तो वो आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सेम
बात है जो कि मैंने आपको समझाई, यानी ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट के बाहर, है ना, बाहर जाकर आप कैजुअल वर्क कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वही आपका क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो इस तरह से आपने देखा हमने जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी 25 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब आपको करना क्या है, देखिए आप ट्रेड थ्योरी के 38 में से कितने सही गए, और ईडी में से 6 में से क्वेश्चन कितने सही गए, और ईएस यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से 25 में से कितने सही गए, और WCS में से 6 में से कितने क्वेश्चन सही गए, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जिससे कि मुझे स्कोर पता लग पाएगा। या फिर आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, है ना। तो कमेंट करना ज़रूरी है जिससे कि मुझे पता लगेगा। ओके, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए टाइम टू टाइम। एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा पाएँ। इसकी PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है। टेलीग्राम पर मैंने इसकी PDF अपलोड कर रखी है, तीनों सेट की, है ना, जो निमी हर साल 3 सेट पेपर जारी करता है, उन तीनों सेट पेपर की आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ओके, तो वहाँ से जाकर आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।